ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने हेतु जो स्रोत है उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने हेतु जो स्रोत है उनका अध्ययन किया था और उनमें से दो प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया था। एक प्राकृतिक स्रोत और था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सिद्धांतों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्या जानकारी मिलती है। इन दो प्रमुख स्रोतों के संबंध में हम पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानने वाले स्रोतों के तीसरे प्रमुख जो स्रोत है जिसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, इसका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक स्रोतों में हम मुख्य रूप से दो तथ्यों को शामिल करते हैं। एक है ज्वालामुखी क्रिया और दूसरी है भूकंप विज्ञान से संबंधित साक्ष्य। इन दोनों को हम शामिल करते हैं प्राकृतिक स्रोत में, जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये दो ऐसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है जिनके संबंध में हमें पृथ्वी के संबंध में प्रत्यक्ष यदि हम कहें, क्योंकि इनसे संबंधित जो भी जानकारी रिकॉर्ड की गई है वैज्ञानिक तरीके से, वे जानकारियां हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, समझने में बहुत मदद करती है। तो इस स्रोत में जो पहला प्रमुख तथ्य है वह है ज्वालामुखी क्रिया। आपको पता ही होगा कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा और लावा का विस्तार होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न प्रकार के गैस, जलवाष्प और धूलकण और इसके अलावा छोटे मोटे कंकड़ पत्थर के अलावा जो मुख्य स्रोत निकलता है वह लावा या मैग्मा। लावा और मैग्मा, इसका अंतर यह है कि मैग्मा जब ये धरातल के नीचे आंतरिक भाग में रहता है तब हम इसे मैग्मा कहते हैं, और जब यही मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है तब हम इसे लावा कहते हैं। ये लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं और इसके साथ में अनेक प्रकार के गैसें, जलवाष्प, धूलकण और चट्टान के टुकड़े भी धरातल पर प्रकट होते हैं। अब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य होनी चाहिए जो सदैव तरल अवस्था में हो सकती है। ऐसा मानते हैं क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई है इसके पीछे का कारण ये है कि जहाँ से लावा निकलता है, इस आधार पर ये मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत ऐसी अवश्य होगी जो तरल अवस्था में होगी, और इसी को उन्होंने मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर के रूप में बताया है, जहां से ज्वालामुखी के उद्गार के समय या ज्वालामुखी के विस्फोट के समय तरल और तप्त मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। इस आधार पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से तप्त और तरल मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है तो निश्चित रूप से पृथ्वी की एक परत है ये अवश्य ही तरल अवस्था में होनी चाहिए। परंतु आपको भी जानकारी है और पहले के हम वीडियो में ये जान भी चुके हैं कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें आसानी से पिघल नहीं सकती, यानी कि जो ऊपरी चट्टानों का जो अत्यधिक दबाव है उस दबाव के कारण चट्टानें, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानें हैं, वो आसानी से पिघल नहीं सकती है। इस कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यह ठोस होगा, न कि तरल है। लेकिन यह परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब लावा कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो यह परिस्थिति तब हो सकती है जब पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो दबाव है वह किसी कारण से कम हो जाए या उसमें दरार पैदा हो जाए,
तो चट्टानों के ऊपर का दबाव है ये कम हो जाता है, और इसी के कारण जो चट्टानों के आंतरिक भाग में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ये चट्टानें पिघलने लगती है। और इसी कारण जब ऊपरी दबाव कम होने के कारण ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल वाष्प गैसें और चट्टानी टुकड़ों के साथ में ज्वालामुखी एक विस्फोट के साथ में धरातल पर प्रकट होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के माध्यम से हमें एक ही जानकारी मिलती है कि निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में है, लेकिन ये हमें जानकारी अवश्य मिलती है कि पृथ्वी की जो बाहरी चट्टानें, ऊपर की चट्टानें हैं, उनके दबाव के कारण निश्चित रूप से चट्टानें तरल या पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई तरल क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तरल क्षेत्र तब हो सकता है जब ऊपरी भाग का दबाव कम होने के कारण तापमान अत्यधिक वृद्धि होने से अचानक चट्टानें पिघल जाती है। तो इस आधार पर ज्वालामुखी की क्रिया के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो हमेशा ही तरल अवस्था में रहती है और जहां मैग्मा रहता है, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के संबंध में जो दूसरा प्रमुख साक्ष्य है वह है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान है क्या? तो यह वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि वह विज्ञान जिसमें सिस्मोग्राफ यंत्र, ये सिस्मोग्राफ यंत्र है, ये भूकंपीय लहरों को रिकॉर्ड और उसका अंकन करने का एक प्रमुख यंत्र है। तो इस विज्ञान में, भूकंप विज्ञान में मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों का पहले तो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा उसका अंकन किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो यही भूकंप विज्ञान का जो मुख्य विषय है और ये इसकी परिभाषा है। अब भूकंप विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके संबंध में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ वैज्ञानिक जानकारियां मिलती है। यानी कि यदि हम कहें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है जिसके संबंध में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह है भूकंप विज्ञान, जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ जानकारियां या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। और भूकंप के संबंध में, भूकंप का मतलब यह है कि पृथ्वी के जो ठोस धरातल है उसमें कंपन उत्पन्न होना। ये कंपन पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण भी हो सकता है और बाहरी कारणों से भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार का भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है तो उसमें दो केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भूकंप के संबंध में, और उनको दो विशेष रूप से शब्दावली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पहला है भूकंप मूल और दूसरा है भूकंप केंद्र। भूकंप मूल, जिसे हम फोकस के नाम से भी जानते हैं, भूकंप मूल क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे का वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप के कंपन का प्रारंभ होता है या भूकंप के कंपन का आविर्भाव होता है, उसी केंद्र को हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं या फोकस के रूप में जानते हैं। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है यह है भूकंप केंद्र, जिसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। यह वह स्थान है जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है। ये यानी कि वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है, तो उसे हम एपिसेंटर या भूकंप केंद्र के रूप में जानते हैं। अब भूकंप के द्वारा विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं और उन लहरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम भूकंप द्वारा जो भी लहरें उत्पन्न होती हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है और इसके आगे भी इसको 2 अन्य गौण भागों में
विभाजित किया गया है, लेकिन जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न 3 प्रमुख लहरें हैं उसमें पहली लहर है प्राथमिक लहर, दूसरी है द्वितीयक लहर और तीसरी है धरातलीय लहर। प्राथमिक लहर की जब हम बात करें तो जो प्राथमिक लहरों को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। एक है प्राथमिक लहर का नाम जो अन्य नाम है, उसमें प्रधान लहरें, दबाव वाली लहरें, अनुदैर्ध्य लहरें और पी लहर, इस नामों से भी इस प्राथमिक लहरों को जानते हैं। अब प्राथमिक लहरें ध्वनि तरंगों के समान होती है और इसमें अणुओं की जो कंपन है ये लहरों की दिशा के आगे या पीछे होती रहती है। इसी कारण से इस लहरों को हम अनुदैर्ध्य लहरें कहते हैं और यह लहरें ध्वनि लहर की तरह आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। चूंकि इन लहरों के द्वारा अत्यधिक दबाव पड़ता है, इस कारण से इन लहरों को हम दबाव वाली लहरों के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इन लहरों का जो उद्भव है वह चट्टान के कणों के संपीड़न से होता है। अब इसका एक नाम है यह पी लहर, क्योंकि प्राथमिक लहरों को प्राइमरी लहर के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी के प्राइमरी यानी कि पी, प्रथम पी शब्द के आधार पर इसका जो नाम है ये पी लहर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या इसका पी वर्णाक्षर के आधार पर इसका भी नामकरण किया गया है। इसके अलावा ये लहर जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्न लहरें उनमें सबसे तेज गति से चलने वाली लहर है और इनकी तीव्रता मुख्य रूप से इस लहर के मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से सीधी लहरें ठोस भाग से और होकर के तीव्र गति से ये लहरें जाती है, जबकि तरलीय भागों में इन लहरों की गति है वो बहुत ही क्षीण हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। प्राथमिक लहरों की यदि हम औसत गति की बात करें तो इसकी औसत गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, किंतु विभिन्न चट्टानों में यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, या हम कहें कि विभिन्न घनत्व वाले चट्टानें पाई जाती है, उसमें इन लहरों की गति में वेरिएशंस भी देखने को मिलता है और इनकी जो गति है ये प्रति सेकंड 8 से 14 किलोमीटर के बीच में रहती है। तो इस प्रकार से इस लहर के बारे में, क्योंकि इस लहर को प्राथमिक लहरों को अनेक नाम से भी जानते हैं, यह भी हमने देख लिया, और इस लहर की गति भी सर्वाधिक है, यह भी हमने देख लिया। इसके अलावा ये लहरें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है और इनकी गति भी सबसे अधिक होती है और ये लहरें धरातल पर भी सबसे पहले पहुंचती है। ये है मुख्य रूप से इन प्राथमिक लहरों की विशेषताएं। इसके अलावा भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो दूसरी प्रमुख लहर है उसे हम द्वितीयक लहर या सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। इस द्वितीयक लहर को आड़ी लहर, गौण लहर, विध्वंसक लहर और अंग्रेजी के एस अक्षर के आधार पर इसका नाम एस लहर के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि एस का द्वितीयक लहरों को अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव कहते हैं और इसी सेकेंडरी वेव का जो एस जो पहला अक्षर है उसी के आधार पर इसका नाम एस लहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लहर है ये जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती है, इसी कारण इन्हें हम आड़ी लहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति है यह लहर के समकोण पर होती है, अर्थात जो अणुओं की कंपन लहरों की दिशा के आर पार होती है और इन्हें हम द्वितीयक या गौण लहर के रूप में भी जानते हैं, यह भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्योंकि इस द्वितीयक लहरों को सेकेंडरी वेव कहा जाता है, इसे एस लहरों के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एस लहर या द्वितीयक लहर है, ये लहर मुख्य रूप से प्राथमिक लहर के बाद में ही प्रकट होती है और इसकी गति भी प्राथमिक लहरों की तुलना में कम होती है।
इस लहर को विध्वंसक लहर के नाम से भी जानते हैं। और इस जो द्वितीयक लहर है, इसकी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि यह लहर तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती, यानी कि यह लहर मुख्य रूप से ठोस भाग से होकर के ही गुजरती है। जैसे ही यह लहर तरल भाग में प्रवेश करती है तो यह लहर विलुप्त हो जाती है। और इसी कारण ये आड़ी लहर कहें या इसे हम द्वितीयक लहर करें या सेकेंडरी वेव कहें, यह लहर सागरीय भागों में पहुंचने पर विलुप्त हो जाती है। ये इस लहर की मुख्य विशेषता है। अब जो तीसरी प्रमुख लहर है, इस लहर को हम कहते हैं धरातलीय लहर, या इसे हम सरफेस वेव, या इसे हम अंग्रेजी के एल अक्षर के आधार पर एल तरंग के नाम से भी जानते हैं। धरातलीय जो लहर है ये पहले की दो तरंगे हैं। प्राथमिक लहर और द्वितीयक लहर की तुलना में इसकी गति कुछ कम होती है और इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है, यानी कि यह लहर मुख्य रूप से पृथ्वी के धरातलीय भाग पर ही भ्रमण करती है, इसीलिए हम इसे धरातलीय लहर के नाम से जानते हैं। यह लहर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है। इस कारण इस धरातलीय लहर को पी तथा एस लहरों की तुलना में अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और इसी कारण धरातलीय लहरें हैं ये अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, यानी कि अधिकेंद्र का मतलब होता है जो भूकंप का केंद्र होता है, एपिसेंटर होता है, वहां पर यह लहरें प्राथमिक लहरों और द्वितीयक लहरों के बाद में पहुंचती है। क्योंकि ये लंबा रास्ता तय करती है प्राथमिक और द्वितीयक लहरों की तुलना में। और इसी कारण इस लंबी अवधि वाली लहरों को हम लंबी लहरों के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इसके भ्रमण में जो समय है वह अधिक लगता है और दूरी भी यह लहरें सर्वाधिक दूरी तय करती है। ये लहरें अधिक गहराई पर जाने पर धरातलीय लहरें विलुप्त हो जाती है, यानी कि यह मुख्य रूप से पृथ्वी के धरातलीय भाग पर ही भ्रमण करती है और जैसे ये पृथ्वी के धरातलीय आंतरिक भाग में प्रवेश करती है तो अधिक गहराई पर जाने के कारण यह लहरें लुप्त हो जाती है। इसके अलावा इस लहर की मुख्य विशेषता यह है कि यह लहर जल से भी होकर के गुजर सकती है। जिस तरह से सेकेंडरी वेव तरल पदार्थों में जैसे ही जाती है तो वो विलुप्त हो जाती है, लेकिन इस धरातलीय लहर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह लहर जलीय भाग से यानी कि महासागरीय भाग से होकर के भी यह लहर गुजर सकती है। इसी कारण इस लहर को सर्वाधिक विनाशकारी लहर के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रभाव है ये जल और थल दोनों भागों में समान रूप से होता है, क्योंकि यह ठोस भाग में भी भ्रमण करती है और जलीय भाग में भी भ्रमण करती है। जहां तक इस धरातलीय लहर की गति का सवाल है तो इस लहर की जो गति है ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये मुख्य रूप से पृथ्वी की जो 3 प्रमुख लहरें हैं उनमें उनका हमने अध्ययन किया कि किस तरह से भूकंप के दौरान जो लहरें उत्पन्न होती है उनको हम कितने नामों से जाना जाता है। इन 3 प्रमुख लहरों के अलावा भी कुछ वैज्ञानिकों ने भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की लहरों या तरंगों का भी अध्ययन किया और उसका नामकरण भी किया है और उसका भी हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। इसके अलावा भूकंप के दौरान जो और तरंगें उत्पन्न होती है उसका नामकरण किया गया है पीजी तथा एसजी लहरें। पीजी और एसजी लहर है, ये लहर क्रोएशिया की कल्पा घाटी में 1909 ईस्वी में एक भूकंप आया था और इसी भूकंप के आधार पर इन 2 लहरों का अनुमान लगाया गया था और इस लहर की जो खास विशेषता यह थी कि इनके सामान्य गुण तो पी तथा एस लहरों के समान ही थे, किंतु इसकी गति है ये पी तथा
एस लहरों की तुलना में कम थी, या हम ये कह सकते हैं कि भूकंप के द्वारा जितनी भी तरंगें उत्पन्न होती है, वेव उत्पन्न होती है, उनमें सबसे कम गति होती है वह पीजी तथा एसजी लहरों की ही होती है। और इस प्रकार के लहरों का जो नामकरण है ये पीजी तथा एसजी के नाम से किया गया है। और ये लहरें हैं, ये मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपरी परत से होकर के ही भ्रमण करती है। जहाँ तक पीजी और एसजी लहर की गति का सवाल है, तो पीजी लहर की जो गति है ये 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये भ्रमण करती है, जबकि एसजी की जो गति है ये 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली एक अन्य लहर का भी खोज की गई है, और ये खोज मुख्य रूप से कोनार्ड महोदय ने टार्न नामक स्थान पर 1923 में एक भूकंप आया था, और उस भूकंप में भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने एक अन्य भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली लहरों के ग्रुप का अनुमान लगाया था, पता लगाया था, और इसका जो नामकरण है ये उन्होंने पी स्टार यानी कि पी के ऊपर उन्होंने स्टार लगा करके इस नाम की लहर का खोज की थी। ये की थी कोनार्ड महोदय ने। और इस जो पी स्टार की जो लहर है, इस लहर की गति है ये पी तथा पीजी, इन दो लहरों के बीच में इस पी स्टार लहर की है गति पाई जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी स्टार की जो गति है ये पी तरंगों की तुलना में कम तथा पीजी भूकंपीय लहरों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इनके दोनों के बीच की, यानी कि हम इसे मध्यवर्ती भूकंपीय तरंग भी कह सकते हैं। पीजी और पी के बीच की हम भूकंपीय लहर है उसका नामकरण कर सकते हैं पी स्टार के नाम से, और ये नामकरण किया था कोनार्ड महोदय ने। इसके अलावा जेफरीज महोदय ने 1926 में एक भूकंप आया था जर्सी में, और 1925 में हरफोर्ड ने भूकंपों के आधार पर एक अन्य विध्वंसक लहर का पता लगाया था, और इस जो लहर की गति थी ये गति एस लहर तथा एस जी लहर के बीच में थी, और उन्होंने इस जो लहर का नामकरण है ये एस स्टार के नाम से किया था। यानी कि इस जो एस स्टार लहर की जो गति है ये गति एस तथा एस जी लहरों के मध्यवर्ती है, यानी कि इसकी गति एस लहरों की तुलना में कम तथा एस जी लहरों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की जो लहरें हैं या तरंग हैं उनका नामकरण विद्वानों ने किस आधार पर किया था, इसका अध्ययन हमने किया कि प्राथमिक लहर, द्वितीयक लहर और तीसरी है धरातलीय लहर। इसके अलावा पीजी तथा एसजी लहर और पी स्टार तथा एस स्टार लहर, ये मुख्य रूप से विद्वानों ने इस भूकंपीय लहरों का नामकरण किया और उसकी खोज की है। इसके अलावा जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का सबसे पहले अंकन किया जाता है, यानी कि एपिसेंटर पर ही इन भूकंपीय लहरों का है वो अंकन किया जाता है। किसकी सहायता से? सिस्मोग्राफ की सहायता से। यानी कि इसी सिस्मोग्राफ की सहायता से इन भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है एपिसेंटर पर। सर्वप्रथम जो कंपन होता है उसको हम कमजोर कंपन कहते हैं, और इसे हम प्राथमिक कंपन के नाम से भी जानते हैं। इस प्राथमिक कंपन के बाद में दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक शक्तिशाली कंपन आता है, और इसे हम द्वितीय कंपन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यानी कि इस द्वितीय कंपन के बाद में सबसे मुख्य कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि अधिक अवधि वाला कंपन मुख्य कंपन या मेन शॉक होता है। इस प्रकार ये तीनों कंपन है जिसे हम प्राथमिक कंपन, द्वितीय कंपन और मुख्य कंपन, इन्हीं के आधार पर ही इन
पी लहर, एस लहर और एल लहर का नामकरण किया गया है। यानी कि जो प्राथमिक कंपन है उससे पी लहर या प्राथमिक लहर का उद्भव होता है, और द्वितीय कंपन है इससे हम द्वितीयक लहर या सेकेंडरी वेव का उद्भव होता है, और मुख्य कंपन यानी कि जो मैन स्ट्रोक यानी जो उत्पन्न होता है उससे एल लहर या धरातलीय लहर का उद्भव होता है या ये लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों की गति तथा भ्रमण के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से पृथ्वी के विभिन्न भागों में इस लहर की गति है और इनका भ्रमण क्षेत्र क्या है। इसके आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भूकंपीय लहर मुख्य रूप से ठोस भाग से होकर के गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में यह लहरें एक सीधी रेखा के रूप में या हम कहें कि एक सीधे मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती है। यह लहरें पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो ठोस भाग है उस भाग में ये भूकंपीय लहरें एक सीधी रेखा के रूप में या सीधे मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती है। इस आधार पर यदि हम कहें तो पृथ्वी यदि एक ही प्रकार के घनत्व की बनी हुई होती, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी धरातल से लेकर के आंतरिक भाग तक समस्त पृथ्वी का घनत्व यदि एक ही प्रकार की चट्टानों से निर्मित होती, यानी कि समस्त चट्टानों का घनत्व समान होता, तो ये भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर यानी कि उसके अंतरतम तक एक सीधी रेखा के रूप में पहुंच जाती। पहली शर्त ये, यानी कि यदि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या पृथ्वी की बनावट है वह एक ऐसी चट्टान से हो जो ठोस और उसका घनत्व है ये सभी जगह एक समान हो। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती तो भूकंपीय लहरें धरातल से लेकर के पृथ्वी के कोर यानी कि अंतरतम तक एक सीधी रेखा तक समान गति से पहुंच जाती। परंतु भूकंप केंद्रों पर जितनी लहरें उत्पन्न होती है और उनका जो अंकन किया जाता है और उनका जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर यह पाया गया है कि यह लहरें एक सीधी दिशा में न चल करके वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है, और इस वक्राकार मार्ग का जो अनुसरण करती है इस आधार पर यह प्रमाणित किया है विद्वानों ने कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। और पहले हमने पढ़ा भी है वीडियो में कि किस तरह से पृथ्वी के बाहरी क्रस्ट से लेकर के कोर तक के घनत्व में कितनी पर्याप्त असमानता पाई जाती है। यानी कि जो ऊपर का भाग क्रस्ट है उसका जो औसत घनत्व है यह 2.75 से लेकर के 2.9 के बीच में पाया जाता है, जबकि जो पृथ्वी का अंतरतम कोर है जो कि निकल और लोहे का बना हुआ है उसका घनत्व सबसे अधिक जो औसत घनत्व है ये 11 पाया जाता है। यानी कि हम ये अध्ययन के द्वारा हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का घनत्व है उसमें पर्याप्त असमानता है, और इसी असमानता के कारण जो भूकंप के दौरान विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है ये लहरें वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। क्योंकि आंतरिक भाग की ओर हमने देखा कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है इस कारण कोर में पी तथा एस लहर है वो वक्राकार होकर के सतह की ओर अवतल हो जाती है। ये इन भूकंपीय लहरों के वक्राकार होना तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोर में जाकर के सतह की ओर अवतल होना ये इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व है ये ऊपरी भाग से लेकर के आंतरिक भाग तक बढ़ता जाता है। यदि घनत्व एक ही प्रकार का होता तो ये लहरें सीधी और एक ही गति से पृथ्वी के आंतरिक भाग या कोर में पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भूकंपीय लहरें वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है ये विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों से बनी हुई है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह से
पी तरंग है और एस तरंग है। पी तरंगों की बात करें तो ये ठोस भाग में तेज गति से अनुसरण करती है, जबकि एस लहरें हैं ये तरल पदार्थ में जाते ही ये लहरें लुप्त हो जाती है। इसके अलावा धरातलीय लहरें हैं ये तरल पदार्थ में भी गमन करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ जिस तरह से इन भूकंपीय लहरों की गति और इनके लुप्त होने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में जो दो प्रमुख प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी और भूकंप, इन दोनों का अध्ययन किया और किस तरह इन दोनों तथ्यों के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इस बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भूकंप विज्ञान से। विशेष रूप से भूकंप विज्ञान के माध्यम से ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।